हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है मोबाइल पाठशाला के यूट्यूब चैनल पर। मेरे दोस्तों, आप जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं या जितने भी लोग हमारी वीडियो को डेली देखते हैं, तो एक बात मेरी ध्यान से सुन लीजिए आप कि सिलेक्शन हमेशा उसी का होता है जो सेलेक्टिव पढ़ाई करता है। ये नहीं कि थोड़ा सा इस चैनल पे देख लिया, थोड़ा सा उस चैनल पे देख लिया, थोड़ा सा इधर देख लिया, थोड़ा सा उधर देख लिया। ये थोड़ा थोड़ा करके चीजें नहीं होंगी। याद रखना, जैसे मैं हमेशा ये चीज कहता हूं, देखो जीडी के लेके आपको बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। जीडी में मैं बताता हूं ना कि इतने सवाल या इतने नंबर आपको इस चैप्टर से देखने को मिलेंगे, ये क्वेश्चन या इस टाइप का क्वेश्चन या इतने नंबर का क्वेश्चन आपको दूसरे चैप्टर से देखने को मिलेगा। बताता हूं ना, मैं तो जेन्युइन चीजें बता के जाता हूं, ठीक है। तो उस पे आपको सिर्फ फोकस करना है और उतने नंबर फिक्स करने हैं, फालतू नंबर फिक्स नहीं करने, उतने नंबर आपको फिक्स करने, ठीक है। तो मेरी बात आप समझ रहे होंगे, आई थिंक, मुझे उम्मीद है कि आप मेरी बात समझ रहे होंगे। और अगर नहीं समझेंगे बेटा, अगर थोड़ा थोड़ा पढ़ने में अगर ध्यान लगाएंगे कि उधर वो चला रहा है, डिस्क्रिप्टिव कोर्स चला रहा है, वो उसमें पढ़ेंगे हम, तो आपको पता है कि जनवरी में तो है आपका पेपर, और इतने दिन में यानी कि 2-2.5 महीने में कोई भी टीचर डिस्क्रिप्टिव पढ़ा के जीडी का मैथ्स का कोर्स खत्म नहीं कर सकता। दूसरी चीजें, हाँ ये है कि अगर एक एक दिन में 3-3 4-4 घंटे की क्लास बोले तो मे भी पूरा हो सकता है। और यूट्यूब पे मुझे नहीं लगता कि 2 महीने पहले से कोई 3-3 4-4 घंटे की क्लास लेगा। तो जरूरत आपको सिर्फ इतनी है कि आप अपने काम की चीज निकालने का प्रयास करिए, अपने काम की चीज। अगर ऐसा नहीं करेंगे, अपने काम की चीज नहीं निकालेंगे, तो उस बच्चे का सिलेक्शन होगा जो अपने काम की चीज निकाल रहा होगा इस यूट्यूब के समंदर से। ठीक है, ठीक है भाई, चलो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज के सबसे धमाकेदार मोटिवेशन कोट के साथ। लक का तो पता नहीं, लेकिन अवसर जरूर मिलता है मेहनत करने वालों को। लक का नहीं पता, लक उन्हीं का साथ देता है बेटा जो मेहनत करते हैं। एक दो केसेस में ऐसा हो सकता है कि मेहनत करने के बाद भी लक साथ नहीं देता, एक दो ऐसा होता है, लेकिन 98% या फिर 99% के आसपास लक भी उसी के साथ होता है जो मेहनत करते हैं। तो आप सभी लोगों को सिर्फ और सिर्फ अपनी मेहनत के ऊपर, अपनी काबिलियत के ऊपर भरोसा रखना है, आलतू फालतू चीजों के ऊपर भरोसा नहीं जताना है। मेरी बात समझ रहे हैं? चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। फटाफट से लाइक करिए, ठीक है, इस सेशन को लाइक कर दीजिए। इसके बाद वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए अपने दोस्तों में और उनसे बता दीजिए कि सेलेक्टिव पढ़ाई करनी है, आलतू फालतू पढ़ाई नहीं करनी है। और अगर आप नए हैं, अगर आपके मित्र नए हैं, आपके फ्रेंड नए हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मेरी बात समझ रहे हैं? खटाक से आइए। कह रहा है एक निश्चित राशि का 14% वार्षिक ब्याज की दर से 3.5 वर्षों का साधारण ब्याज बेटा इतना है। सिंपल सी बात है कि अगर 3.5 वर्ष, सॉरी, ये 3 से 1/4 है, इसका मतलब 3.25 है। साधारण ब्याज कितना है सर? 3731 रुपए है। कह रहा है कि पहले से आधी दर पर बेटा, पहले से आधी दर पर, तो आधी दर का मतलब होता है 7%। ये तो हुआ 7%। 7% पर उसी राशि का बेटा यहां पे मिश्रधन पूछा है और यहां पे आपको दिया है साधारण ब्याज। ध्यान से मेरी बात सुनना, बहुत प्यार से सुनना मेरी बात। मैं ये कहूं कि 14×3=42, तो ये हो गया 3 साल का ब्याज कितना हो गया सर? 42%। और सर जी आप मुझे ये बताइए, क्लियर है ना इतनी बात? कहीं ऐसा तो नहीं 1/2 है? 1/4 पे करके देखते हैं। तो 1/4 आपको पता है ये 7/2 होगा, ठीक है। अब 42 गुना होता है 84, 84 और 7 कितना होता है सर? 91। कितना होगा दोस्त? 91। 91/2 सर, 91/2% है ब्याज। ये टोटल ब्याज है बेटा, टोटल ब्याज। तो कह रहा है ये रिप्रेजेंट कर रहा है 3731 को, इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। डन है दोस्त। तो मुझे एक बात बताओ कि अगर आपको 100% की वैल्यू चाहिए, यानी कि 100% यानी 1% की अगर वैल्यू चाहिए, 1% की सर वैल्यू चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा सर? 3731 गुणा 2 करके
गुणा 2 करके क्या करना पड़ेगा सर, 91 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है जी, ठीक है, क्लियर है। आप चलो डिवाइड करो। तो 91 से अगर डिवाइड किया तो मैं कितनी बार ले जाऊं, 3 बार ले जाऊं कि 4 बार? 9 चौका 36, 4 एकम 4, 9 चौका 36। ठीक है जी, 4 बार गया। सर यहां पे देखो कितना फालतू आ रहा है, 6 और 3 9, 9 फालतू है, 91 एकम 91, और सर गुणा 2 है तो गुणा 2 कर दो, यानी 1% की मेरे बच्चे वैल्यू हो गई, 1% की वैल्यू हो गई सर 42 दूना 84 के, 42 दूना 84 की, ये 1% की वैल्यू हो जाती है। मैं कहूं कि बताओ मूलधन कितना होगा, या मारो गोली मूलधन को, गोली मारो मूलधन को, आओ मैं दिखाता हूं आपको। सर आपसे कह रहा है कि मिश्रधन क्या होगा, या निकाल ही लो मूलधन। चलो 100% की वैल्यू क्या होगी, चलो आ जाओ सर। 100% की सीधी सीधी बात है, वैल्यू होगी 8400। ठीक है, फिर भाई साहब 7% के हिसाब से 5 साल का ब्याज कितना बनेगा सर, 5 सत्ते 35, 35%, और ये हो गया सर 7.5। समझ रहे मेरी बात, 7.5, इसका गुणा इसमें कर दो तो 35 दूना 70, 70 और 7 होता है दोस्त 77 बटा 2। ठीक है, आप एक काम कर दो, यहां पे 277 कर दो। क्यों कर दे 277, क्योंकि 77 बटा 2 आपका मूलधन होता है, और 277 करोगे बेटा तो ये आपका मिश्रधन होता है। तो आपको निकालना क्या सर, 277 277 बटा 2 बटा 2, इतना ही आपको निकालना है। तो इतना ही निकालने के लिए आपको करना कुछ नहीं है, 84, ठीक है, गुणा 277 बटा 2 से काट देंगे, ये आएगा 41, 7 एकम 7, 2 जगह है, 2 यूनिट तक जाओ। ठीक है, तो 277 गुणा 41, 2 यूनिट तक जाओ, 7 एकम 7 हुआ, 7 एकम 7 और 7 चौका 28, 28 और 7 कितना होता है दोस्त, 35, 35 के 5, 57 कहीं पे असर देखो यहां पे है, कहानी खत्म। ठीक है, क्लियर है ना भाई। चलो नेक्स्ट, ये डाटा का सवाल है। अब ये सवाल बड़ा ही अच्छा सवाल था, टाइम तो लगा लेकिन बहुत कुछ सीखने को मिला हुआ आपसे यहां से। ठीक है, चलो नेक्स्ट, कह रहा है कि 5 कंपनियां हैं, इसमें कार्यरत कर्मचारी हैं, कर्मचारियों की संख्या कैसे है वो दी गई है देखो, यानी कंपनी ए से लेके ई तक है, कर्मचारियों की संख्या वो है, महिला पुरुष का अनुपात ये है। चलो आओ, कह रहा था कंपनी ई में महिला कर्मचारियों की संख्या कंपनी ए और बी के कुल कर्मचारियों की संख्या के कितने प्रतिशत के बराबर है। ठीक है, समझ रहे हैं। तो ई में महिला कर्मचारियों की संख्या देख लो सर, ई यहां पे है 5 3 8 होगा, 8 से अगर मैं काटूंगा तो 7 चौके 28, यानी कि बनेगा सर 35, 1 यूनिट की वैल्यू 35 बनेगी। तो महिला कर्मचारी कौन सी है दोस्त, 5 यूनिट, तो 5 यूनिट की वैल्यू चाहिए। तो 35 पंजे 5 पच्चे 25, 5 तिया 15 और 2 17, 175। हाँ या ना, क्लियर है भाई, इतनी बात 175 होगा। क्यों जी, फिर आपसे कह रहा है कंपनी ए और बी में कुल पुरुष कर्मचारियों की संख्या, तो ए और बी में पुरुष पुरुष कर्मचारी, तो यहां हो जाएगा 19, 19 दूना 38, 1 यूनिट की वैल्यू 2 आ गई, तो 13 दूना 26 यानी कि 260। यहां पुरुष 260 है, ठीक है, समझ रहे हैं। और बी में पुरुष कितने सर, सर 4 3 7, 7 छक्के 42, 6 हुआ यानी कि 60, और 6 चौका 24, बेटा 240। यहां कुल पुरुष कर्मचारी कितने हैं दोस्त, 500। तो आपसे कह रहा है कि यही जो 175 है ना, वो 500 का कितना परसेंट है। सिंपल सा सवाल है, 0 से तो 0 कट जाएगा, यहाँ पे जो परसेंटेज निकालने के लिए डबल 0 करते हैं आप, वो कट जाएगा, 5 से काट दो, 5 दिया 15, 5 पच्चीस 25, तो सर 35%। क्या आप मेरी बात समझ पाए सर, ये रहा 35%। ठीक है, सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत तो है नहीं, है ना। अच्छा, ये चीजें मैंने डायरेक्ट इसलिए किया बेटा, आपको समझना पड़ेगा कि ये इन दोनों का सम ये टोटल फंड के बराबर होता है। अब पुरुष चाहिए तो हमें 13 यूनिट की वैल्यू चाहिए, तो 19 बराबर 380 के, 1 यूनिट बराबर किसके, 20 के, तो 13 बराबर 260 के। ऐसे मैंने इसको किया, 4 3 7, 7 छक्के 42,
यानी 1 यूनिट बराबर 60 के, तो 4 यूनिट बराबर सर 600, आई मीन 240 के, दोनों को जोड़ दोगे 500 आ गया, 175 कितना परसेंट है 500 का। ठीक है, आगे चले। वो सबसे छोटी संख्या के अंकों का योग जिसे 21, 28, 30, 35 से विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में 10 शेष बचता है, लेकिन 17 से विभाज्य होती है। ठीक है, तो इसके अंकों का योग चाहिए। बड़ा अच्छा सवाल है ये, बहुत ही प्यारा सवाल है। इसको करे कैसे, सबसे बड़ी तो चीज यही है, करे कैसे। मेरी बात सुनना ध्यान से। पहले तो आप ऐसे सवाल को करने के लिए एक ही काम किया करो, ये जो जिससे विभाजित होने के लिए कह रहा है ना, उसका एलसीएम ले लिया करो। एलसीएम लेने का तरीका मैंने आपको बताया है। अगर मेरे दोस्त, मेरी बात सुनना, मैं अगर 35 यहां से उठा लेता हूं, सीधी सीधी बात है, अगर 35 उठाया तो 35 तो कट गया। अच्छा याद रखना कि 35 में 7 है, तो 7 जहां जहां होगा उसका 7 इसमें आ जाएगा। 7 21, 7 चौके 28। भाई सब बात क्लियर है। सर 5 भी इसमें है, तो 5 छक्का 30, यानी कि 6 सिर्फ रहेगा और बाकी इसी में हो जाएगा। ठीक है भाई, डन है। दोस्तों अगर मैं 12 और उठा लूं, समझ रहे मेरी बात, अगर मैं 12 और उठा लूं तो सिंपल सी बात है, फिर ये सारे के सारे नंबर इसमें आ जाएंगे। क्लियर है भाई, चलो, यानी कि ये हो गया इसका एलसीएम। तो एलसीएम ले लो, 12 पंजे 60, 0 हो गया, 12 3 36, 36 और 6 कितना होता है 42, 420। समझ रहे? अब ये ऐसा नंबर होगा ना जो इन सभी नंबरों से कट जाएगा। डन है। कह रहा है कि प्रत्येक मामले में 10 शेष मिलना चाहिए, तो एक काम करते हैं ना कि +10 जोड़ देते हैं, है ना, +10 जोड़ देते हैं। लेकिन मेरे दोस्त अभी बाकी है सारा चीज, बाकी ये है, कह रहा है कि 17 से डिवाइड भी होना चाहिए, इतना खतरनाक करना है। तो ऐसे करने के लिए आप यहां पे के कर लिया करो और 10 को इसके बाद जोड़ा करो और ये बोल दो कि सर ये 17 से डिवाइड है। सर अगर मैं 17 से इसको डिवाइड करूंगा तो यहां तो प्लस का 10 शेषफल आएगा, प्लस का 10 आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। अगर मैं यहां 17 से डिवाइड करने का प्रयास करूं तो 17 दूना 34 होता है, 34 यानी 8 बचा, 80 हुआ, 17 चौके 68, 17 चौके 68 होगा। ठीक है, 68 का मतलब क्या होता है, अच्छा 17 25 85 कर दो, 17 25 85 करोगे तो माइनस का 5 यहां पे रिमाइंडर आ रहा है। अब कह रहा बताओ के की वैल्यू में क्या रखूं कि इसका सर शेषफल कितना आ जाए, सर 2 आ जाए, कितना आ जाए सर 2 आ जाए, शेषफल 2 आ जाए और इन दोनों का मैं गुणा कर दूं और इसके बाद रिजल्ट मेरा 0 आ जाए। समझ रहे हो? तो 5 दूना 10 किया, -10 + 10 मिलके सर 0 आ जाएंगे। जैसे ही 0 आया ये नंबर 17 से कट जाएगा। तो के की वैल्यू कितनी मिली सर 2, के की वैल्यू कितनी मिली सर 2 मिली। सीधे सीधे के का गुणा कर दो, यहां हो जाएगा 880 + 10, इसको गुणा करोगे तो 850, यानी कि 8 5 13, ये तो 0 ही रह जाएगा। तो हमसे पूछ रहा था अंकों का योगफल। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, बहुत ही प्यार से मैंने समझाया सवाल को, अच्छा सवाल था, मजेदार था। ठीक है, लेवल बढ़ रहा है बेटा, धीरे 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 तो बढ़ेगा लेवल, है ना, और हर बार तो सिंपल सवाल करने को मिलेंगे नहीं। कह रहा है कि 16% वार्षिक ब्याज की दर से 15,625 की राशि इतने वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, क्या कह रहा है, दर से इतने राशि पर ब्याज है, ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर आधारित की जाती है। तो बेटा आपको ब्याज बताना है, सिंपल सी बात यही है। तो बताओ क्या करें। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, मैं जो कह रहा हूं उसको बहुत ध्यान से सुनना। देखो भैया यहां पे है 15,625, ये बात आपको भी पता है, मुझे भी पता है। मैं एक काम करता हूं, मैं 3 साल का ब्याज निकालने का प्रयास करता हूं इस पे। सर 16 से अगर 1 साल का ब्याज निकालूंगा तो 16 25 80 हो जाएगा 0, यहां लिखो 0, 16 दूना 32, 32 8 0 40 हो गया, 16 छक्का 96, 96 और 4 कितना होता है 100, कैरी हो गया 10, 16 25 80, 80 10 कितना होता है 90 के 9, कैरी हो गया, कैरी कितना हुआ 16 25 80, 80 10 90 है, 80 10 90 के 0 होता है ना, सॉरी भाई, कैरी हो गया 9, अरे ये कहां गायब हो गया, ये कहां चला गया, अच्छा ये वाला है, ठीक है। तो 16 25 80, 80 10 90 के 0 हो गया, कैरी हो गया 9, 16 1 कम 16 9 कितना होता है सर 25,
सर अगर हम परसेंटेज निकाल रहे होंगे तो हमारे पास जो ब्याज आया साधारण 1 साल का वो 2500 आया। अब चक्रवृद्धि में बेटा ये जो साधारण होता है ना, ये हर साल मिलता है, हर साल मिलेगा 2500 तो हर साल मिलेगा, 2500 तो हर साल मिलेगा। अच्छा जी 2500 तो हर साल मिल जाएगा, लेकिन ब्याज पे भी ब्याज को हम कहते हैं चक्रवृद्धि ब्याज, यही तो कहते हैं ब्याज पे ब्याज। तो चलिए भाई साहब अब इस 25 का 16% निकाल के मुझे बताइए। तो अगर 25 का मैंने 16% निकाला, अगर मैंने निकाला 25 का 16%, तो मेरी बात बड़े ध्यान से सुनिएगा, तो ये डबल जीरो तो कट जाएगा, ठीक है। तो 16 25 80 कैरी हो गया 8, 16 दूना 32, 32 8 40, 400। तो बेटा 400 इस पे ध्यान देना, 400 तो इस पे मिला, जब हम तीसरे साल जाएंगे तो 400 इस पे भी और इस पे भी मिलेगा, यानी 800 मिल गया। और बेटा 16% के हिसाब से इस पे भी तो ब्याज मिलेगा, हर एक ब्याज पे तीसरे साल ब्याज मिलेगा। तो 16 चौके 64, यानी कि 64 रुपया यहां पे ब्याज मिल गया। डन है भाई, ध्यान देना मेरी बात, 2 साल तो पूरा कंप्लीट चला है, लेकिन तीसरे साल बेटा इतना ही चला है, समझ रहे हैं, सिर्फ इतना ही चला है। तो ये टोटल साल का ब्याज नहीं है, ये तो टोटल साल का ब्याज निकला, हमें सिर्फ लेना है 3/4 का ब्याज। तो इसको पहले जोड़ो और 3/4 करो, खटाक से करो। तो 25 और 8 कितना होता है सर, 25 8 कितना होगा, अरे जोड़ लो यार, यहां हो गया 4, ये हो गया 6, 8 5 13 के 3 हो गया, कैरी हो गया 1, ठीक है, कैरी हो गया 2 और 1 3, 3364। सर हमें चाहिए 3/4, है ना, ये तो चाहिए, 4 से काट दो, 4/32 है ना, और 1 बचा, 4 चौके 16, 4 एकम 4, 3 से गुणा कर दो, 3 एकम 3, 3 चौके 12 के 2, 3/24, 25। बेटा ये हो गया हमारा 3/4 साल का ब्याज, और ये हो गया हमारा 2 साल का ब्याज। तो बस हमें करना क्या है, इन सभी को जोड़ देना। देखो लास्ट में 23 कहीं आ रहा है तो काम ही खत्म है मेरा, क्योंकि अगर मैं जोड़ूंगा तो कुछ भी करूं, लेकिन लास्ट का दो डिजिट वो वही होगा। तो 23 है, कहानी खत्म, है ना। चलो अगला सवाल करते हैं, नेक्स्ट। किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 84% है। यदि क्रय मूल्य में 20% की वृद्धि की जाती है और विक्रय मूल्य में 25% कमी की जाती है, तो पहले की हानि के मुकाबले कितने परसेंट की वृद्धि। अरे बहुत आसान सवाल है ये, समझ रहे हैं। एक बार जरा सवाल को ध्यान से पढ़ के फिर समझने का प्रयास करिए। कह रहा किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 84% है। तो सिंपल सी बात है, अगर सीपी मेरा 100 होगा तो एसपी मेरा होगा 84, है ना भाई। ये तो सवाल ही क्या, सवाल नहीं कहा है, क्यों भाई, ये सवाल नहीं कह दिया है। और अगर ये सवाल नहीं कह दिया है तो सवाल ने मेरा काम भी आसान कर दिया है, क्यों जी, है ना। सवाल ने मेरा काम आसान कर दिया है। काम कैसे आसान किया, बहुत ध्यान से सुनना। यदि क्रय मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाए, बेटा क्रय मूल्य में 20% की वृद्धि करेगा तो ये हो जाएगा 120, सिंपल सी बात है ना। और विक्रय मूल्य में 25% की वृद्धि कर दी जाए, बेटा अगर 25% की वृद्धि करेगा तो 21 चौका 84, 21 इसमें वृद्धि कर दो, 21 में और जोड़ दो। तो अगर 21 में जोड़ूंगा, क्योंकि 25% इसका 21 ही निकलेगा, तो ये हो गया 5, ये हो गया 105, समझ रहे हैं। आपसे कह रहा है तो पहले हानि के मुकाबले हानि में कितने परसेंट की वृद्धि या कमी हुई, समझ रहे हैं मेरी बात। तो पहले बेटा कितनी हानि हो रही थी, सिंपल सी बात है सर, पहले जो हानि हो रही थी वो हो रही थी 16% की, है ना। आप बोलेंगे सर कैसे, अरे भाई साहब देखो जरा, सीपीए है, बेचा इतने में गया, खरीदा इतने में गया था, बेचा इतने में गया, तो 16% की हानि। आज कितने परसेंट की हानि हो रही है सर, जरा गौर से देखो, आज कितने परसेंट की हानि हो रही है, ठीक है। या फिर आप ऐसे ही कर दो, देखो पहले 16 रुपए की हानि हो रही थी, पहले 16 रुपए की हानि हो रही थी, आज कितने रुपए की हानि हो रही है, ये देख लो, परसेंटेज को मारो गोली। आप सीधे सीधे 100 रुपया और 84 रुपया मान के चलो, परसेंटेज को मारो गोली। 120 रुपया आज मेरा क्रय मूल्य है और बेच रहा हूं 105 में, यानी कि आज मुझे 15 रुपए की हानि हो रही है, समझ रहे। पहले 16 का आज 15 का, तो बेटा अब हानि में कमी हो रही है, वृद्धि नहीं हो रही है, अब कमी हो रही है। देखो पहले ज्यादा हानि थी, अब कम है, तो हानि में सर कमी हुई। सर कितनी कमी हुई, 1 किस पे हुई सर, 16 पे। तो 1/16 का मतलब क्या होता है सर, 4 चौक 16 चौके 64, 16 छक्का 96 होता है, 6 सही 1/4। इतने परसेंट की सर हमारे पास कमी हुई। आप समझ रहे ना मेरी बात, कमी ही हो रही है। तो कमी है, देखो कमी ये रहा ऑप्शन में, पहले 16 हो रहा था, 15 हो रहा है,
सिंपल सी बात है भाई। अगला सवाल है, इस सवाल को बहुत ध्यान से देखो। कह रहा है कि दो संख्याएं बेटा 3:5 के अनुपात में है। ये सवाल कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं। हम क्यों बोलेंगे, हम होते ही कौन है बोलने वाले, समझ रहे? ठीक है, कह रहा है 9 घटाया जाता है, अनुपात हो जाता है 12 और 23 के। क्या इन दोनों का रेशियो सेम सेम है? नहीं है, तो इनको इधर घटा लो, इनको इधर घटा लो। इनको घटाया तो आया 11 के, है जी 11 आया ना। ठीक है, 11 का इसमें गुणा, 2 का इसमें गुणा, तो 11 3 33 और 11 25 55। 3 से 2 से गुणा करोगे तो आएगा 24। यहां आएगा सर कितना, 46। अब यहाँ पे रेशियो ये हो गया, यहाँ पे रेशियो हो गया। देखोगे आप तो ये एग्जैक्ट संख्या ही मिल गई है। देखो 9, अगर इसमें मैं 9 घटाऊंगा तो इतना आएगा, इसमें 9 घटाऊंगा तो इतना ही आएगा। एग्जैक्ट मुझे संख्या ही मिल गई। कह रहा है यदि छोटी संख्या में 3 जोड़ा जाता है, बेटा छोटी संख्या में आप 3 जोड़ दो। ठीक है, मेरी बात समझना ध्यान से। छोटी संख्या में अगर आप 3 जोड़ दो तो दो चीजें, देखो सवाल में क्लियर नहीं करता है बट आपको करना तो पड़ेगा ही। छोटी संख्या ये है 3, तो इसमें 3 जोड़ोगे तो बेटा आएगा 36। और बड़ी में से 7 घटा दो, तो बड़ी में से अगर 7 घटाओगे तो बेटा ये आएगा 48। तो 12 3 36, 12 चौके 48। रेशियो क्या होगा बेटा, 3 और 4 के, 3 और 4 के। क्या आपको क्लियर है? अब बाद वाले मत जोड़ने लग जाना, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि x + 4, x + 12, x - 1 और x + 4 समानुपात में। बेटा समानुपात का मतलब यही होता है कि x + 4 डिवाइड बाई x + 12 दैट इज इक्वल टू x - 1 डिवाइड बाई x + 5। तो x और x - 7 के बीच माध्य बताओ। तो पहले x तो निकालो, तो हो जाएगा x² प्लस 5 और 9x प्लस 9 25 45 के इक्वल टू, यहां हो जाएगा x², यहां 12 में से 1 गया प्लस का 11x, यहां हो जाएगा माइनस के 12 के। x² से x² कट जाएगा, है ना भाई। 9x जब इधर ले आओगे और 45 जब उधर ले जाओगे तो सर बचेगा 2x, और ये माइनस उधर जाएगा तो वो माइनस, है ना जी। माइनस माइनस होगा ना। अरे बोलो गुरु, बोलो बोलो बे। 12 कम 12, 9 25 45। ठीक है जी, इधर जाएगा तो देखो 5 2 7 और 57, तो 57/2, x की वैल्यू 57/2, x की वैल्यू आ गई 57/2। देखो दोस्तों यही तो आएगा ना, मैं कुछ गलती तो नहीं कर रहा हूं ना, है। देखो यहां माइनस है, ये मैं गलती कर रहा था, इसीलिए झूठ बोले कौवा काटे, ठीक है। तभी तो मैं सोच रहा हूं इतना तो नहीं आना चाहिए जितना आप कर रहे हो, है। तो इसको जरा सॉल्व कर लो फिर से कैसे भैया, x तो x जाएगा ही जाएगा, इधर आएगा तो ये 20 हो जाएगा, 20 ही होगा ना जी दोस्त, 20x। उधर तो फिर वही कहानी होती है, ठीक है। चलिए देखते हैं, ये 57 होगा, ठीक है जी। तो अब हमको ये पता है, ठीक है, कुल मिला के सवाल में प्रॉब्लम है, ठीक है। आई बात समझ में, क्योंकि अगर ये 57/20 आ रहा है तो सवाल तो हुआ ही नहीं ना सॉल्व, क्योंकि ऐसी कोई वैल्यू हमें नहीं मिल रही है। x की वैल्यू अगर मैं बोल दूं कि 57/20 हो रहा है, तो आप खुद ही बताओ कि इसकी वैल्यू कितनी बनेगी। तो 20 7, वो तो माइनस में आंसर आ जाएगा, है। इसको उधर करोगे 20 7 140 57 घटाओगे तो माइनस में आंसर आएगा। तो मुझे कुछ ना कुछ लग रहा है कि इन दोनों में से भी कोई माइनस हो सकता है, या तो इनमें से कोई माइनस होगा या तो इनमें से कोई माइनस होगा। इनमें से डेफिनेटली मुझे लग रहा है माइनस में होगा, ठीक है। सवाल को हम नेक्स्ट सेशन में ले लेंगे, डन है पक्का, ठीक है। बट इनमें से ही कोई एक माइनस होगा, ठीक है। अगले पे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल पे, उसको हम ले लेंगे अगले सेशन में ले लेंगे, ठीक है। 35 आम बेचने पर प्राप्त लाभ 7 आमों के क्रय मूल्य के बराबर है, ठीक है। देखो बहुत ध्यान से सुनना इस बात को, कह रहा है कि कितने आमों के बराबर है सर, 7 आमों के क्रय मूल्य के बराबर है। तो मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है। अब वो ये है कि आप ऐसे ले लेना कि एक आम का सीपी 1 रुपया ले लेना, तो इस तरह से 7 आम का सीपी कितना होगा सर, 7 रुपया। इसी तरह से 35 आम का सीपी कितना होगा सर, 35 रुपया। खत्म है, सवाल ही खत्म है। अच्छा आप ये बताओ मैंने सीपी ही क्यों लिया,
क्योंकि यहाँ पे जो चीज दी होगी ना हम उसी को मानेंगे। अगर यहाँ पे विक्रय मूल्य दिया होता तो मैं इसको एसपी मानता, तो सीपी नहीं मानता, फिर एसपी मानता। डन है। चलो अब कह रहा है बेटा 35 आम बेच रहा है। 35 आम अगर बेच रहा है तो मुझे सिंपल सी बात है, आपको 7 का प्रॉफिट होता है, 35 आमों का सीपी मैंने 35 ही माना है, तो 5 सत्ते 35, 1/5, और बेटा 1/5 का मतलब सीधा सीधा होगा 20%। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप एक बार फिर से सेशन को देखें। समझ रहे हो, बहुत सिंपल सा है। नेक्स्ट पे चलते हैं, अगला सवाल देखो, ये कैलकुलेशन वाला सवाल है, कैलकुलेशन तो करेंगे, निपटाएंगे इसको। आओ जरा देखो, पहले हम किसको करें, पहले इस वाले को कर लेते हैं फिर इसको करेंगे, ठीक है। आओ जरा देखो भाई, ये 7 9 7 63 और 9 7 16, तो यहाँ हो जाएगा 16/63 के। और ऊपर क्या बनेगा सर, सर ऊपर भी 63 बनेगा, बट ऊपर 2 बनेगा, ये कट जाएगा, 2 से 2 कटेगा तो 1/8 आएगा। सर इधर बाहर वाला तो 1/8। अब इसमें चलते हैं, क्यों भाई, चलो। तो इसमें अगर चलेंगे तो यहां भी कोई वो नहीं है, करना ही पड़ेगा। 12 3 36, ठीक है जी, 5 3 15 और 12 15 कितना होता है 37, ठीक है, 37/36 के गुड़ा 1/7 के 1 माइनस, है ना भाई, 1 माइनस, सवाल जो तो करना पड़ेगा, यहां पे गुड़ा है, डिवाइड बाई, इसको भी सॉल्व करते चलो साथ साथ। तो इसको सॉल्व किया, पहले ऑफ वाले कर लो, 9 8 1 8 8 3 11, 11/8, 11/8 का मतलब क्या होगा, 11 25 55 है जी, और 8 7 56, ठीक है जी। यहाँ हुआ माइनस के, ये तो सीधे सीधे गुड़ा है, यानी कि 8 7 56 यानी कि 56 होगा, और यहाँ हो जाएगा 6 5 30। तो इसको सॉल्व करो पहले, तो यहाँ आएगा 25/56, है ना, 25/56, यहाँ डिवाइड है। इसको सॉल्व करने में थोड़ा सा जहमत है, क्यों जी, 7 से तो कटना ही नहीं है ना, 5 3 15 12 1 12, ये 27 होगा, सॉरी ये 27 होगा, 5 3 15 12 1 12, ठीक है। तो 12 15 कितना 27 होता है, ठीक है। 9 से काट दूं, देखो 9 3 27, 9 चौका 36, है ना। इसको गुणा कर लो और इसको गुणा कर लो, तो 7 चौके 28 हो जाएगा, माइनस यहाँ सिर्फ 3 बचा हुआ है जी, और यहाँ पे 28 होगा, गुणा 1/4 के 1/8 के, ये हो जाएगा 25। उल्टा कर देना सभी को, आओ यहां देखते हैं, ये देखो 25/56 के गुणा, उल्टा करो इसको 28/25 के, इसको भी तो उल्टा करना पड़ेगा 8 के। तो देखो जस्ट डबल है, ये भी कैंसिल आउट हो गया, ये कैंसिल आउट होगा, तो 4 आपका आंसर होगा। क्या होगा मेरे दोस्त, 4, ठीक है। नेक्स्ट, ये भी सिंप्लीफिकेशन है, ये तो बहुत ही ज्यादा आसान सवाल है, क्योंकि हमें यहीं से करना पड़ेगा, गुणा ही सबसे पहले है। तो 2500 का 100 और 2 डिजिट पे डेसिमल, यानी 1 आया, 2 में से 1 गया बेटा, 1 ही आएगा, यहाँ +3 है, ठीक है। तो 3 और 1 4, 4 भाग दोगे 1/4, ठीक है भाई, ये 1.25 मेरा सवाल है, ठीक है, ये 1.25 है दोस्त। अगर ये 1.25 है तो सिंपल सी बात है कि इसको हम 1/4 ही लिख सकते हैं, सॉरी 1/4 कह रहा हूं, ये 4 हुआ 5/4, समझ रहे मेरी बात, इसको लिख सकते हैं 5/4 माइनस 1/4, तो सिंपल सी बात है, यहां हो जाएगा 4/4, और 4/4 को जब डिवाइड करोगे तो एक ही तो आएगा, एक ही आएगा दोस्त, ठीक है, ठीक। नेक्स्ट, 2 पुरुष 7 महिलाएं एक काम को 14 दिन में कर सकती हैं, तो 2 पुरुष 2 मेल 7 वुमेन 14 दिन में काम निपटा सकती हैं। फिर आपसे कह रहा है कि 3 मेल + 8 वुमेन उसी काम को 11 दिन में निपटा सकते हैं, ठीक है। तो आओ पहले इसको सॉल्व करते हैं, 14 दूना 28 एम प्लस 1498 डब्ल्यू, 11 3 33 एम 88 डब्ल्यू, इसको उधर कर लो या इसको इधर कर लो, दोनों चीजें एक ही हैं। देखो 5 हो जाएगा 5 एम = 10 डब्ल्यू के,
यानी 1m इज इक्वल टू 2w के। हाँ या ना मेरे भाई, इतनी बात क्लियर है? ठीक है, अब एक काम करो, यहाँ पे महिलाओं को रख लो 5 हो जाएगा 2, या फिर पुरुषों के रख लो, छोड़ो। 4 महिलाएं बराबर 2 पुरुष की, तो 5 2 7 मेल किसी काम को कितने दिन में करेंगे? अगर यहाँ पे महिलाओं को रख लो 7 दूना 14, सॉरी ये हो गया 7, गड़बड़ हो रहा है, आओ महिला को बदलो पुरुष में, पुरुष को बदलो महिलाओं में, तो ये हो गया 5 दूना 10 4 14, 14 महिलाएं यानी कि W किसी काम को कितने दिन में कर सकती हैं? अगर ये 2 दूना 4 कर दो, 4 7 4 11 हो गया, ये 14 दिन में काम निपटा सकती हैं। तो 14 से 14 कट गया, W बराबर क्वेश्चन मार्क बराबर आ गया 11 के, क्वेश्चन मार्क बराबर 11 के, क्वेश्चन मार्क बराबर 11 के, समझ रहे हैं? 11 का आंसर 11, व्हाट अ कोइंसिडेंस। चलो नेक्स्ट बेटा, इसमें बहुलक क्या कह रहा है कि नीचे दिए गए आंकड़ों में आंकड़ों की परास, मध्यिका और बहुलक का माध्य बताना है। तो परास बेटा हमें सबसे छोटे से लेके सबसे बड़े नंबर तक लिखना है। सबसे छोटा 1 है, सबसे बड़ा 9 है, तो हम ये कह सकते हैं परास मेरा 8 होगा। ये आपका रेंज है, रेंज आपका 8 होगा। अब मैं ये कह सकता हूं कि बहुलक, देखो जरा ध्यान से, सर 9 1 9 2 9 3 9 4, और कोई ये क्या 1 कितनी बार है सर? 1 3 बार है। 2 कितनी बार है सर? 2 2 2 2 2 2 1 बार है। 5 कितनी बार है सर? 5 5 5 5 1 को बार नहीं है, 1 बार है। 6 सर 1 2 बार 6 है सर। 3 1 2 नहीं सर। तो आप कह सकते हो जो मेरा बहुलक होगा यानी कि जो मॉड होगा वो 9 होगा, क्योंकि 4 बार है। फिर आपसे कह रहा है कि माध्य क्या होगा? बेटा माध्य गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। 16 का मतलब ये होता है सर कि 8 8वां, समझ रहे हो? 16 का मतलब 8वां, समझ रहे हो ना मेरी बात? और प्लस 9वां पद बाई 2, यही होता ना। तो 8वां 9वां मुझे तलाशना है। तो पहला है 1 2, ये 3 हो गया, 3 हो गए, 4 और कहीं 2 नहीं है, 5 6, ठीक है 6 हो गया। फिर इसके बाद कौन सा होगा भाई? 7, 4 एक ही बार है, 4 के बाद 7 हो गया, इसके बाद ये 8 हुआ, यानी कि 8वां है 5, 5 एक ही बार है ना, ठीक है। और ये हो गया सर 6 बाई 2 कर दो, तो 6 5 11, 11 बटा 2 के, 11 बटा 2 का मतलब 5.5, ठीक है कितना? 5.5। अब करना कुछ नहीं मेरे भाई, 5.5 का मतलब 5.5, इन सभी को जोड़ लो बटा 3 कर लो, इन सभी को जोड़ो बटा 3 कर लो। माध्य का मतलब वही तो होता है। तो 8 देखो 9 5 14, 14 8 कितना होता है? 22 बटा 5 बटा 3 कर लो, जो भी आंसर आपको उत्तर है ना भाई? देखो ये सवाल आप खुद करेंगे, ये वाला सवाल मैं करा देता हूं। किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 12.5% की छूट के बाद 700 में बेचा जाता है। यदि छूट नहीं दी गई तो लाभ 60% का होता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य बताओ। सर सिंपल सी बात है कि अगर 12.5% को हम फ्रैक्शन में बनाएंगे तो 1/8 आएगा, है जी? क्लियर है? तो इसका मतलब जो उसका एमपी है अगर वो 8 होता, अगर वो 8 होता तो वस्तु का जो एसपी होगा यानी कि जिसपे वो बेचा गया होगा वो एक डिस्काउंट के साथ यानी कि 7 होगा, 7 होगा। तो 7 बराबर 700 के, सर 1 बराबर हो जाएगा 100 के, तो अंकित मूल्य बराबर सर होगा 800 के। आपसे क्या पूछ रहा है? आपसे ये पूछ रहा है यदि छूट नहीं दी गई होती बेटा, अगर छूट नहीं दी जाती तो उस पर 60% का लाभ होता। 60% का लाभ, सिंपल सिंपल सी बात है कि आप 60% की फ्रैक्शन बना लो, हो जाएगा सर 3/5 के। सर अगर ये आपका सीपी है, अगर ये आपका सीपी है 5, तो फिर सिंपल सी बात है कि वस्तु को मैंने यानी कि वस्तु का जो विक्रय मूल्य है वो मैंने 8 माना है, यानी इस पे ही वस्तु बेची जाती है। सवाल कह रहा है छूट नहीं दिया जाता, छूट नहीं दिया गया इसका मतलब एमपी पे ही बेच दिया, 800 पे ही बेच दिया। तो 8 बराबर 800 के, तो 5 बराबर 500 के, और वस्तु का क्रय मूल्य पूछ रहा था, ठीक है। नेक्स्ट है अगला। बेटा ये सवाल ना देखो बहुत सिंपल सा है, बहुत ही अच्छा सवाल है। कह रहा है ये 2 शंकु हैं, कह रहा है ए के पृष्ठ का क्षेत्रफल, ठीक है ना, बी का 2 गुना है। तो पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? देखो वक्र पृष्ठ होता है पाई आर एल होता है, पहली चीज। तो पाई आर एल का सीधा सीधा मतलब पाई तो कैंसिल हो जाता है रेशियो से, सिर्फ आर एल बचता है, आर एल। तो R1 L1, R2 L2,
ठीक है, आपसे कह रहा है कि b का जस्ट 2 गुना है, यानी ये 1 होगा तो ये 2 होगा। ये सवाल कह रहा है b की तिर्यक ऊंचाई a की तिर्यक ऊंचाई की 2 गुनी है। बेटा यहां भी देखो सवाल बड़ा अच्छा है, कह रहा है कि b की तिर्यक ऊंचाई हमने r2 मानी है और a की मैंने r1 मानी है, तो सवाल ये कह रहा है कि b की तिर्यक ऊंचाई a की 2 गुनी है, यानी इसकी जस्ट डबल है ये सवाल कह रहा है। अब सिंपल सी बात आपसे कह रहा है कि बताओ त्रिज्याओं का, अरे तिर्यक ऊंचाई कह रहा है, ये मैंने r लिख दिया, सॉरी, तिर्यक ऊंचाई का मतलब क्या होता है सर, l होता है, ये मैंने r लिखा है, तो L1 L2। अब सिंपल सी बात है, मुझे बताओ, आपसे कह रहा है त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा, ए और बी की त्रिज्याओं का अनुपात, तो L1 L2 से भाग दे दो, क्या करना है इसमें। देखो इसमें भाग दिया हो जाएगा 2, इसमें भाग दिया हो जाएगा 1/2। इसको जब सॉल्व करोगे तो बेटा आएगा ये 4:1। तो जहां भी हो वहां पे मार दो, कहानी खत्म करो। ठीक है, ये बहुत सिंपल सा सवाल था, यस है। ठीक है जी, बट आज इतना ही रखेंगे, आज के लिए इतना ही, आज सेशन में इतना ही। बाकी सेशन को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को। थैंक यू वेरी मच।